सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की हम बात कर रहे हैं। 2024 में ये इसका चौथा संस्करण है। 30 और 31 जुलाई 2024 को ये हुआ। कहां पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। इस सम्मेलन का उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करना, मतलब आप कह सकते हो हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाना। इसका आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? CSIR AMPRI। CSIR की तो फुल फॉर्म आप जानते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और AMPRI मतलब हो गया एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने। थीम क्या रही? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। तो सिंपल से याद रखेंगे, वैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। सिंपल से क्या याद रखना है, इस बार जो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ? तो भोपाल में हुआ। अच्छा, हिंदी से 2 दिवस आपको याद आ रहे होंगे। एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं, और भारत में एक नेशनल हिंदी डे होता है जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि पिछले साल 2023 में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना मेरे दोस्त, वो फिजी देश में हुआ था। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि अभी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए उसमें हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना वो संजीव को मिला था, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। और आप में से कौन बताएंगे कि अभी किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था? तो आंसर होगा कुवैत में। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास आती थी पिछले महीने वो आ नहीं पाई थी, बंद हो गया था, पिछले पूरे महीने नहीं आ पाई थी। क्यों नहीं आ पाई थी? वैसे उसका कारण मैंने बता दिया है। कहाँ बताया? आज ही के वीडियो में, क्योंकि आज से वो आपकी रिवीजन वाली क्लास हमने फिर से स्टार्ट कर दी है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो वीडियो देखते थे और उस रिवीजन वाली क्लास से उनको बेनिफिट होता है, तो डेली कमेंट कर रहे थे, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने कोशिश किया और आज से चलो श्री गणेश कर दिया। आगे का आगे देखेंगे, जैसे भी टाइम होगा जो भी होगा, लेकिन स्टार्ट तो कर दिया ताकि चीज़ों का आपका रिवीजन होता रहे। तो मैंने अपडेट कर दिया है, बोलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला हो तो मैंने अब बोल दिया है, तो जाकर के वीडियो देख लेना, वीडियो सेक्शन में जाकर के। इस तरह का थंबनेल है, थंबनेल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी आप अपने टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ या कोई भी अपडेट देना होता है तो टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। PDF वगैरह भी अभी वहीं मिलती है, क्योंकि अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन तो दुर्भाग्य से क्या बताऊँ, प्ले स्टोर ने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अभी PDF या जो भी अपडेट देनी होती है टेलीग्राम पे देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर चीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 2 अगस्त 2024 को ही राज्यपालों के 52 नंबर के सम्मेलन यानी कि समिट का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, जिसकी अध्यक्षता की हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इससे पिछले वाला यानी कि राज्यपालों का जो 51वां सम्मेलन था वो 2021 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद जी ने की थी। अच्छा, इसका जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1949 में, और उस समय राष्ट्रपति भवन को गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। और पहले सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे C राजगोपालाचारी, उन्होंने की थी। अच्छा, राज्यपालों की बात हो रही है भाई, राज्यपालों का सम्मेलन है, तो अभी हमने देखा 9 राज्यों में नए गवर्नर बने हैं। चलो एक बार मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करवा देता हूँ जो अभी बदले गए हैं उनकी। जैसे कि अभी राजस्थान में नए बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े नाम है, झारखंड में संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा, मेघालय में CH विजयशंकर, सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, ये चंडीगढ़ के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर भी बने हैं, और असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है। इसके अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो आंसर होगा K कैलाशनाथन।
तो ये सारे के सारे अभी नए बने हैं, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, सारे में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है यूं समझो। अच्छा, अगर मैं पूछूं भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, आप सब जानते हो सरोजिनी नायडू, और इन्हीं के जन्मदिन को 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कॉल ऑफ द गिर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा परिमल नाथवानी ने। ये राज्यसभा सांसद हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है कॉल फॉर द गिर, और अभी इसकी पहली प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है और उन्होंने इस बुक की प्रशंसा भी की है। ये जो बुक है, जो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है उसमें जो एशियाई शेर है उनके ऊपर लिखी गई है। एक तरह से आप कह सकते हो ये कॉफी टेबल बुक है। कॉफी टेबल बुक मतलब क्या होती है, जिसमें ज्यादातर आपको फोटोज मिलेंगे, लिखा हुआ बहुत कम होता है। तो क्या बुक का नाम है, कॉल ऑफ द गिर, किसने लिखा, परिमल नाथवानी ने इसको लिखा है। चलो कुछ और 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारी बुक्स अभी रिसेंटली हमने पढ़ी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो अभी हमने पढ़ा था सुदीप्त सेन गुप्ता, इन्होंने लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। आर बाला सुब्रमण्यम, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। पीयूष पांडे, मनोज बाजपेयी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। टिम वॉकर, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। आर अश्विन जो क्रिकेटर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अल्पना किल्लावला ने अ फ्लाई ऑन द आरबीआई नाम से बुक लिखी, और बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है सोर्स कोड नाम से। शेन वॉटसन ने लिखी अभी द विनर्स माइंड सेट नाम से बुक। गोवा के जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने लिखी है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। और डी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से बुक लिखी है। तो अभी ये 10 इंपॉर्टेंट बुक्स आपके सामने हैं, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा है, एक आध महीने के अंदर अंदर ही सारी बुक्स आई हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को अभी रद्द किया, तो आंसर होगा ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 वाला जो केस है। एक्चुअली में हुआ क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ये जो 7 न्यायाधीशों की एक बेंच है, इसको हेड किया, अध्यक्षता की हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने। और क्या फैसला सुनाया इन्होंने कि एससी एसटी में भी ओबीसी की तरह सब कैटेगरी बनाई जाए। जैसे ओबीसी में होता है ना, क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, लेकिन अभी तक एसटी एससी में ऐसा कुछ नहीं होता था, सबको बराबर रखा जाता था। तो अब ऐसा इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, एसटी एससी में भी सब कैटेगरी रखी जाएगी, मतलब सब क्लासिफिकेशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2004 के चिन्नैया केस को रद्द कर देता है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसटी एससी में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। पर अभी अपने ही उस फैसले को रद्द करके ये नया फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, इन्होंने कहा कि राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने राज्य में आर्थिक पिछड़ेपन यानी कि इकोनॉमी बैकवर्डनेस के आधार पर एसटी एससी में सब क्लासिफिकेशन वो कर सकता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि एसटी एससी में भाई शुरुआत में क्या था, एसटी एससी में देखा गया था, इसी को देख करके ये आरक्षण दिया गया था कि सारे लोग पिछड़े हुए थे। लेकिन अब अगर देखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल उनकी हो चुकी है, अच्छी इनकम उनकी है कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत है जिनके लिए एक्चुअल में आरक्षण दिया गया था, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको अभी भी सुबह शाम के खाने के लिए सुबह शाम काम करना पड़ता है, माता पिता के साथ बच्चों को भी काम करना पड़ता है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही ये कैटेगराइज करने के लिए बोला है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। तो एसटी एससी में वो लोग, वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो आर्थिक रूप से अब मजबूत हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अब कम मिलना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, इन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। राज्यों को डिसाइड करना है कि वो कैसे क्या बांटते हैं। तो ये कहानी थी, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अभी किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि राज्य सरकार के पास एसटी और एससी समुदाय के भीतर सब क्लासिफिकेशन यानी कि उप श्रेणियां बनाने की शक्ति है। तो ये भी याद रखना, दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला है ये।
और अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछ लूं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एसटी एससी एक सजातीय समूह है। अच्छा, अगर इसका उल्टा अगर आपसे पूछ ले कि बताओ किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि एसटी एससी के भीतर कोई भी उप कोटा प्रदान नहीं किया जा सकता, सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, तो फिर वो केस कौन सा था? याद रखना, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला था। ठीक है, और एक दो पॉइंट और ध्यान रखो कि अगर पूछे कि ओबीसी में तो सब क्लासिफिकेशन होता ही आपको पता है, लेकिन कौन सा आयोग बना था इसके लिए? तो जस्टिस रोहिणी आयोग। और केशवानंद भारती केस आपको पता है, बहुत चर्चा में रहा था, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। कब आया था? 24 अप्रैल 1973 में। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और नवतेज कौर केस में क्या कहा गया था? कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5 में। तो 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया। स्थापना के समय यहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जय कानिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, ये भी ध्यान रखना। अभी वर्तमान में तो DY चंद्रचूड़ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ कोड है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 129। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 143। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। वैसे उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट, वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो 226। अच्छा, अब तो ये बताओ, ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हों, उपराष्ट्रपति भी रहे हों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अभी ई प्रवेश पास के लिए कौन सा पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था? सुस्वागतम पोर्टल। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मतलब DY चंद्रचूड़ ने ही ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा। कौन कौन सी हैं वो 4 भाषाएं? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। सुप्रीम कोर्ट ने भी फास्टर पोर्टल भी लॉन्च किया था और सुपीस पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 8वें स्थान पर है। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। पर टॉप 10 कृषि निर्यातकों, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना, तो टॉप 10 कृषि निर्यातकों में से केवल ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और थाईलैंड ने ही 2023 में निर्यात में बढ़ोतरी दिखाई है, मतलब उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो इस मामले में, यानी कि जो कृषि उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में, क्योंकि यही तो इंडेक्स है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, तो इस मामले में पहले स्थान पे यूरोपियन यूनियन को रखा है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे चाइना है और भारत 8वें स्थान पर है। वैसे भारत के कृषि निर्यात में 2022 में हमने देखा कि $55 बिलियन से जो कृषि निर्यात है वो घटकर $51 बिलियन रह गया था। उसके बावजूद भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया में 8वें सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। तो प्रश्न क्या कहता है, सिंपल से याद रखेंगे, एक लाइन में बोलूंगा तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल ये एक्सपोर्ट इंडेक्स है और इसमें भारत 8वें स्थान पर है और टॉप पे यूरोपियन यूनियन है। और आप देखोगे काफी टाइम हो गया कोई इंडेक्स सूचकांक वाला प्रश्न आए, तो अब आ गया तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्या करेंगे फिर 2024 में जितने भी इंडेक्सेस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, वो सारे यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जनवरी से लेके अभी जुलाई तक। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो मैं आपको लिस्ट ये रिवाइज कराता हूँ ना, चाहे किसी भी टॉपिक की, अवार्ड वाला, अपॉइंटमेंट वाला, ये इंडेक्स वाला, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला, तो यहाँ से जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इसी लिस्ट में से आपको देखने को। अगर कोई नया स्टूडेंट है वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है तो मैं आपको जो पॉइंट रिवाइज कराता हूँ, शीट रिवाइज कराता हूँ, कम से कम उसको पढ़ जाओ, यहाँ से आपका डेफिनेटली प्रश्न फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स में कवर करवाता हूँ। तो चलो फिर देखते हैं
2024 का पहला इंडेक्स हमने देखा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। भारत इसमें 93 पे था, टॉप पे डेनमार्क था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हमने देखा, सबसे क्लीन शहर 2 बताए गए थे, इंदौर और सूरत, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर है। कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर हमने देखे थे, जैसे कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड, राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ था। हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी और इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। भारत में टोटल हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। और लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 हमने देखा भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 आया, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया था, भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक 2022 आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें भारत 134 पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। इन दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था, और यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आया, भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 और भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, हुरून ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का रहा। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो आया, इसमें भारत 159 पर है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। फिर हमने देखा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया और भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। और ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की बात करेंगे तो इसमें भारत से दिल्ली टॉप पे है, पूरी लिस्ट में ये 350वें स्थान पे था, टॉप पे न्यूयॉर्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आया, भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया देश रहा, येल यूनिवर्सिटी ने इसको जारी किया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया, भारत 129 पर है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया था। एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण C3 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। इसमें बताया था कि 2023 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पाने में भारत 15वें स्थान पे है। कितना आया था वैसे FDI? $28 बिलियन आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 आई, भारत 109वें स्थान पे है, टॉप पे फिनलैंड है, इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी किया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 आया था और इसमें टॉप पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को बताया गया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया था। और AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया, इसमें भारत 72 पे रहा और टॉप पे सिंगापुर रहा, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया था। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान में रखना। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, एक बात मैं बताना भूल गया मैं, जब भी कोई भी टॉपिक पे मैं आपको रिवाइज कराऊँ ना, तो मैं बोलता हूँ और यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ होता है, तो उसे देख करके और हमारे साथ साथ आप बोला करो, क्योंकि बोलने से चीज़ें अच्छे से याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में आपको याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को याद रहे न रहे, मैं रिवाइज करूँ न करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है, तो इसीलिए कहता हूँ बोला करो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट वेधशाला का संबंध किससे है? तो आंसर होगा इसरो। तो एस्ट्रोसेट वेधशाला, याद रखना, ये भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, यानी कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 2015 में लॉन्च किया था हमने। किस रॉकेट से? PSLV C30 से लॉन्च किया था। और अभी इसी ने एक वेम्पायर तारे की खोज की है। अच्छा, वेम्पायर मतलब तो आप समझते होंगे ना, काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी होगी हमने, भूत पिशाच वगैरह की। तो वेम्पायर क्या करते हैं? ऐसे 2 दांत निकलते हैं और दूसरे का खून पी लेते हैं और खुद ताकतवर हो जाते हैं, जवान रहते हैं खून पी करके। तो इसी तरह का इन्होंने कहा, ये एक वेम्पायर तारा है
तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये तारा भी इसी तरह से दूसरे की एनर्जी लेता होगा और खुद यंग बना रहता होगा, तो बस वही चीज है। तो इन्होंने कहा ये जो वेम्पायर तारा है ये अपने साथी तारे को खा करके खुद को पुनर्जीवित कर रहा है। इन्होंने खोजा कि एक पिशाच तारा है जो कर्क तारा मंडल में स्थित तारा समूह M67 में अपने साथी तारे से बेरियम चूस करके अपनी युवावस्था को पुनर्जीवित कर रहा है। इस वेम्पायर तारे को ब्लू स्ट्रेंजर स्टार या WOCS 9005 भी कहा जाता है। तो किसने खोजा है? एस्ट्रोनॉट वेधशाला यानी कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने, जो कि ये भारत की है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊंगा। अभी यूरोप स्पेस एजेंसी के गेया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नाम से दो प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी, तो वो भी आप याद रखना। और अभी याद होगा नासा के एक रोवर ने मंगल पर सल्फर की खोज की है। उस रोवर का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। वैसे इसरो की हम बात करते हैं। देखो, इसरो की बात करें तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में और मुख्यालय बेंगलुरु में मिलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है। और इनग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? निवालू कुदिचा सिम्हांगल। ये मलयालम भाषा में लिखी हुई है। और इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, यूं बताओ कि हमारा लक्ष्य कब का है एक स्पेस स्टेशन बनाने का? तो 2035 का है। और इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य कब का है? 2040 का है। अभी इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी लैंडिंग परीक्षण भी किया था। उसका नाम क्या है? उस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो पुष्पक उसका नाम है। और अभी इसरो ने एक मौसम संबंधी सैटेलाइट है इनसेट 3DS, इसको लॉन्च किया था। किस रॉकेट का इस्तेमाल करके? GSLV F-14 का। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर, चलो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि जो स्पेस एक्स का, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो रॉकेट है फॉल्कन 9, तो उसका इस्तेमाल करके भारत का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च करेगा इसरो? उस उपग्रह, उस सैटेलाइट का नाम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उत्तर आपको देना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कश्मीर। तो अभी कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी कि विश्व शिल्प शहर का टैग मिल गया है। किसने दिया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। और ये सम्मान पाने वाला ये भारत का चौथा शहर बन गया है। इससे पहले 3 कौन कौन से थे? राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु का ममल्लापुरम, उन्हें 2015 में मिला था। फिर 2018 में कर्नाटक के मैसूर को मिला था। और अब ये टैग मिलने से, और अब ये टैग मिल गया है, ये सम्मान मिला है किसे? कश्मीर को। अच्छा, ये टैग मिलने से होता क्या है? तो इससे क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीरी हस्तशिल्प जो है, जो यहाँ का क्राफ्ट है, उसकी मांग बढ़ेगी, उससे निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कारीगर हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट होंगे, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। और ये सम्मान दिया, ये प्रमाण पत्र किसने दिया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, जिसकी स्थापना होती है 1964 में। आपको याद होगा अभी यूनेस्को ने विश्व साहित्य शहर का दर्जा दिया था। बताओ किस भारतीय शहर को दिया था? केरल के कोझिकोड को। और ये दर्जा पाने वाला ये भारत का पहला शहर बना था, हमने पढ़ा है। अभी विश्व संगीत शहर का दर्जा किसे मिला? ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछे कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा अभी किसे मिला, तो कश्मीर को मिला है। भारत का चौथा शहर बन गया है ये दर्जा पाने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। तो एंडी मरे, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं और अभी उन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया। वे एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। आपको बता दूं, वे 3 बार ग्रैंड स्लैम जो चैंपियनशिप होती है उसमें 3 बार मेन सिंगल का टाइटल जीत चुके हैं। 2012 में यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता। फिर 2013 और 2016 में विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल वो जीत चुके हैं। और वे 2016 में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले पहले ब्रिटिश खिलाड़ी भी बने थे टेनिस में। तो इनका नाम याद रखना, एंडी मरे इनका नाम है। ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थे, संन्यास ले लिया। अभी हमारे भी एक टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया है। रोहन बोपन्ना इनका नाम है। अभी रोहन बोपन्ना ने तो इसी साल कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, ये आप लोग बताएंगे मुझे।
मेंस डबल का खिताब उन्होंने जीता था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था, हमारे एक हॉकी प्लेयर हैं, उन्होंने कहा पेरिस ओलंपिक के बाद वो भी संन्यास ले लेंगे, उनका नाम PR श्रीजेश है। और अभी हमारे 2 क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने भी संन्यास ले लिया इसी साल, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक ने। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये बुक वाला ही प्रश्न है एक और, कि अभी इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। तो बुक का नाम क्या है? इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। यानी कि भारत की आज़ादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि 2047 में, तो इसीलिए कहा इंडिया @100। मतलब ये जो बुक है ये बताती है कि कैसे हम 2047 तक $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। इसको लिखा है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम ने और इसको लॉन्च किया पीयूष गोयल जी ने। अब जब भी बुक वाला प्रश्न आता है, इसी साल की मैं आपको 10-12 बुक्स रिवाइज करवाता हूँ, लेकिन पीछे मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया है, तो मेरे ख्याल से आज 10 बुक्स ही काफ़ी हैं रिवीजन में। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन इकोसोक ने, मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा क्या होती है इसकी, तो अभी यूनाइटेड नेशन इकोसोक ने किस राज्य के कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। और इसका तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो क्योंकि आपको जरूर पता होगा, ये मैं मानता हूं, कि कलिंगा स्टेडियम ये कहां पर है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एज ए स्टैटिक प्रश्न बन के आया कि कलिंगा स्टेडियम कहां पर है, तो आप सब जानते हैं उड़ीसा में है। तो कलिंगा से ही ये यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी। पूरा नाम इस यूनिवर्सिटी का क्या है? KIIT यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये भी उड़ीसा में है। और अभी इसी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से विशेष सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? तो अभी इस यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंग्रेजी में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने विशेष परामर्शदात्री निकाय का इसे दर्जा दिया है। तो ये याद रखना। बाकी हमने जो कहा, ये जो यूनाइटेड नेशन इकोसॉक है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1945 में। सदस्य देश बोलोगे तो 54 हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया और इसके प्रेसिडेंट हैं पौला नार्वेज। तो ये ध्यान में रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार स्टडी ग्रुप को। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अभी तक हमें ये अचीवमेंट तो नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है अगर सेशन अच्छा लगेगा, मेहनत अच्छी लगेगी, आपको बेनिफिट होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक न एक दिन ये लाइक का अचीवमेंट पे हम प्राप्त कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम के मैंने बारे में आपको बता ही दिया, PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। फिर पूछा, नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए संजय शुक्ला। फिर पूछा, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी होता है। फिर पूछा, अभी असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? विकास लखेरा। फिर पूछा, अभी देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा, कृषि अर्थशास्त्रियों को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में ये कहाँ पे आयोजित होगा? नई दिल्ली। फिर पूछा, अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया, वे क्या थे? क्रिकेट से उनका संबंध था। फिर पूछा, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र योजना कर दिया। इस तरह से 6 योजनाओं के नाम इन्होंने बदले थे। फिर पूछा, किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को, सुपर 30 के जो संस्थापक हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा कि कौन सा बैंक भारत को शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना? तो आंसर होगा अद्वैत नायर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।